नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तेज नैन मोर और सबसे पहले बड़ी खबर कोरोना को लेकर हरियाणा में कोरोना का कहर जारी है। 372 नए केस हरियाणा में सामने आए हैं। 19,700 के पार कोरोना का आंकड़ा पहुंच गया है। अकेले गुरुग्राम में 90 मामले आए हैं। रेवाड़ी में 66, सोनीपत में 50 नए केस, पानीपत में 38, हिसार में 28, रोहतक और करनाल में 24 मामले सामने आए हैं। महेंद्रगढ़ में 20, पलवल में 15, जींद में 8, झज्जर में 7 कोरोना के नए केस। प्रदेश में कोरोना से अब तक 287 लोगों की मौत भी हुई है, लेकिन रिकवरी रेट अब 74% हो चुका है हरियाणा में। लेकिन आंकड़ा बढ़ता हुआ, नए 372 केस आए हैं। महेंद्रगढ़ में 20 मामले आए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आज भी गुरुग्राम से ही मामले सामने आए। कोरोना का कहर गुरुग्राम में सबसे ज्यादा देखा जा रहा है। कुल संख्या 19,700 के पार हो गई है, लेकिन अकेले गुरुग्राम में 90 नए केस, रेवाड़ी में 66 और सोनीपत में 50 नए मामले सामने आए। पानीपत में 38, हिसार में 28 नए केस सामने आए हैं। महेंद्रगढ़ में 20, पलवल में 15, जींद में 8 और झज्जर में 7 नए केस सामने आए हैं। तो हरियाणा में कुल संख्या कोरोना मरीजों की 19,741 हो गई है और ठीक जो मरीज हुए हैं उनका आंकड़ा 14,609 हो गया है। अब तक 287 लोगों की मौत हुई है। आपको दिखा रहे ग्राफिक्स के जरिए किस तरह से यह आंकड़ा बढ़ता हुआ। 19,741 कुल संक्रमित मरीज हरियाणा में है, लेकिन इनमें से 14,609 मरीज संक्रमित होने के बाद ठीक भी हो चुके, लेकिन मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। अब तक 287 लोगों की कोरोना की वजह से हरियाणा में मौत हुई है। तो 287 लोग अभी तक कोरोना की वजह से मरे हैं। हरियाणा में यह आंकड़ा बढ़ रहा है। अगर कुल संक्रमित मरीजों की हम बात करते हैं तो यह आंकड़ा भी बढ़ता हुआ 19,741 हो गया है। लेकिन राहत की बात है कि रिकवरी रेट काफी बेहतर हरियाणा में है। 14,609 संक्रमित मरीज कोरोना के ठीक भी हो चुके हैं। तो लगातार कोरोना हरियाणा में कहर बरपा रहा है। ये आंकड़ा बढ़ता हुआ, लेकिन सबसे बड़ा खतरा कहां पर है उसका भी हम जिक्र करेंगे। हरियाणा के हॉटस्पॉट जिलों की हम बात करेंगे कि सबसे ज्यादा मामले कहां पर हैं। गुरुग्राम में 6,557 कोरोना के संक्रमित मरीज अभी तक सामने आ चुके हैं। आज भी 90 नए मामले सामने आए हैं। और अगर फरीदाबाद की बात करें तो 5,108 कोरोना संक्रमित मरीज अकेले फरीदाबाद में है। फरीदाबाद के अलावा सोनीपत सबसे ज्यादा प्रभावित जिला है। 1778 कोरोना मरीज अभी तक सोनीपत से सामने आ चुके हैं। ये 3 वो जिले हैं जहां पर कोरोना का ग्राफ सबसे ज्यादा है और इसकी वजह से हरियाणा में अब संक्रमित कोरोना मरीजों की संख्या 19,000 को भी पार कर गई है। कहर बरपा रहा है कोरोना और सबसे ज्यादा दिक्कतें राजधानी दिल्ली की वजह से हुई है। जो ग्राफ आप देख रहे हैं, तीनों जिले दिल्ली के साथ सटे हुए हैं और इसी वजह से यहां पर कोरोना सबसे ज्यादा असर दिखा रहा है। यहां ग्राफ सबसे ज्यादा है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा मौतें कहां पर हुई है कोरोना की वजह से, तो इसमें भी सबसे ऊपर नंबर आता है गुरुग्राम का। यहां 103 मरीज कोरोना की वजह से मौत के मुंह में समा चुके हैं। वहीं फरीदाबाद में 98 मरीज अब तक कोरोना की वजह से मरे हैं। और तीसरा सबसे ज्यादा प्रभावित जो जिला है वहां पर मौत का ग्राफ 20 तक पहुंच गया, यानी सोनीपत में अब तक कोरोना के 20 मरीजों की मौत हुई है। यह आंकड़ा बढ़ भी रहा है और इन 3 जिलों में ही सबसे ज्यादा रोजाना कोरोना के केस भी सामने आ रहे हैं और मौत का ग्राफ भी यहां पर सबसे ज्यादा 103 लोगों की मौत अकेले गुरुग्राम में हुई है। जबकि कुल संख्या कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत की 287 पूरे हरियाणा में है। गुरुग्राम में कोरोना का जो हाल है वो आपको सिलसिलेवार तरीके से हम बताते हैं। कुल केस 6,557 हैं। अकेले
गुरुग्राम में 6,557 कोरोना संक्रमित मरीज अब तक, लेकिन राहत की बात कि 5,378 इनमें से ठीक हो चुके हैं। और मौत का आंकड़ा जैसा हम आपको बता रहे थे कि 103 लोगों की यहां अब तक मौत हुई है। सबसे पहला मामला भी गुरुग्राम से ही सामने आया था और उसके बाद ये आंकड़ा आप देख सकते हैं अब 10 जुलाई को 6,557 हो गया है। लेकिन राहत की बात यह है कि 5,378 कोरोना के मरीज इनमें से ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। लेकिन एक खतरे का संकेत यह है कि मौत 103 लोगों की हुई है। अभी भी आंकड़ा दिन ब दिन तेजी के साथ बढ़ रहा है, ग्राफ ऊपर जा रहा है। आज अकेले अब तक अगर हम बात करते हैं गुरुग्राम की, तो यहां पर 90 नए केस सामने आ चुके हैं। अब बात करते हैं फरीदाबाद की। गुरुग्राम के बाद फरीदाबाद वो जिला है जहां कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज हैं। अगर कुल संक्रमित मरीजों की अब तक बात करें तो 5,108 संक्रमित मरीज फरीदाबाद में अब तक सामने आए हैं और यहां पर 3,987 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। मौत की आंकड़े की बात करते हैं, 78 अभी तक कोरोना संक्रमित मरीज मरे हैं फरीदाबाद में अकेले। गुरुग्राम 103 और फरीदाबाद में 98 लोगों की मौत हुई है। लेकिन राहत की बात यहां पर भी है कि रिकवरी रेट काफी बेहतर हुआ है। कुल केस 5,108 जरूर हैं, लेकिन 3,987 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। तीसरा सबसे ज्यादा प्रभावित जिला हरियाणा का जो है वो है सोनीपत। और हम बार बार आपको बता रहे हैं कि 3 जिले हैं जहां कोरोना का कहर सबसे ज्यादा है। इसके पीछे एक सबसे बड़ी वजह यह भी है कि दिल्ली के साथ लगते जिले हैं, इस वजह से यहां संक्रमण ज्यादा फैला है। सोनीपत में अब तक 1,778 कोरोना मरीज सामने आए हैं। ये आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ता भी जा रहा है, लेकिन 1,158 ऐसे मरीज हैं जो संक्रमित होने के बाद ठीक होकर फिलहाल अपने घर जा चुके हैं। मौत 20 लोगों की कोरोना की वजह से सोनीपत में मौत हुई है। तो गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत ये 3 जिले जहां का हेल्थ बुलेटिन कोरोना को लेकर हमने आपको बताया कि आंकड़ा हजारों की संख्या में पहुंच गया है। मौत का आंकड़ा भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अभी संक्रमण का खतरा टला नहीं है। प्रशासन कहता है कि मुस्तैद है, लेकिन एक चेन है जिसे तोड़ना बेहद जरूरी है। लेकिन दिल्ली एक बड़ी चिंता का विषय जरूर है। और इसके अलावा अगर हम बात करें बड़ी खबर की, तो अंबाला से ये बड़ी खबर कोरोना को लेकर। एशिया की सबसे बड़ी मार्केट में लॉकडाउन का फैसला हुआ है। अंबाला की कपड़ा मार्केट को बंद कर दिया गया है कोरोना के खतरे को देखते हुए। ये बड़ा फैसला प्रशासन का। अंबाला में कोरोना से लगातार लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं। 34 एक साथ नए केस सामने आए थे। इनमें से 20 के करीब ऐसे केस जिनका सीधा संबंध कपड़ा मार्केट से है। ऐसे में एहतियातन प्रशासन ने बड़ा फैसला किया है ताकि कोरोना का संक्रमण फैलने से रोका जा सके। तो एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट जो अंबाला में है उसे बंद कर दिया है एहतियातन ये फैसला, क्योंकि लगातार मामले बढ़ रहे थे कोरोना के। 34 केस एक साथ अंबाला में सामने आए। लिए जो कपड़ा मार्केट है, अग्रसेन चौक, ओल्ड क्लॉथ मार्केट और ये कालका चौक वगैरह मार्केट हैं, जो यहाँ पे सैनिटाइजेशन होना है, इसलिए 2 दिन के लिए बंद है। चलिए अंबाला के ताजा हालात पर, वहां के इंतजामों पर और जानकारी हम लेंगे। अंबाला से मेरे सहयोगी कृष्णबाली जुड़ गए फोन लाइन से। कृष्णबाली, लगातार मामले अंबाला में बढ़ रहे हैं और अब तो अंबाला की कपड़ा मार्केट को भी लॉकडाउन कर दिया गया है। क्या जानकारी है, क्या अपडेट है? लगता है संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन आपको बता दें कि अंबाला में कोरोना की वजह से अब एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट को बंद कर दिया है एहतियातन ये फैसला, क्योंकि एक साथ 34 मामले सामने आए और इनमें से भी करीब 20 ऐसे केस थे जिनका सीधा संबंध इस कपड़ा मार्केट से था। ये संक्रमण और आगे ना फैले, इस वजह से प्रशासन ने मार्केट को बंद करने का फैसला किया है। सैनिटाइज पूरी मार्केट को किया जाएगा और उसके बाद इसे खोलने का फैसला होगा, लेकिन फिलहाल कपड़ा मार्केट को बंद कर दिया गया है।
गुरुग्राम में कोरोना का कहर सबसे ज्यादा है। रोजाना 100 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। ऐसे में प्रशासन सख्त नजर आ रहा है और धीरे धीरे पूरा शहर कंटेनमेंट जोन में तब्दील हो रहा है। साथ ही बढ़ रही है आम लोगों की परेशानियां। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गुरुग्राम में कोरोना का ग्राफ तेजी से ऊपर जा रहा है। हालात ये हो गए हैं कि भागता दौड़ता ये शहर धीरे धीरे थमने लगा है। जिंदगी घरों में कैद होने लगी है। लोगों का काम धंधा चौपट हो रहा है। रोजगार संकट में रोजाना 100 से ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं, जो खतरे का संकेत है। प्रशासन ने इसे महसूस करते हुए शहर के कई इलाकों को सील कर दिया है। जगह जगह बैरिकेडिंग कर दी गई है। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए ये जरूरी तो है, पर लोग बेहद परेशान हो गए आ रही है और दूसरा आने जाने में बहुत दिक्कत परेशानियाँ हो रही है। हर एक रास्ता सील कर दिया गया है। अब कहीं से आना जाना हो तो कहाँ से जाए? हमें 2 किलोमीटर घूम करके जाना पड़ता है। कोई भी काम करना होता है तो 2 किलोमीटर जाना पड़ता है। किसी की बाइक में पेट्रोल नहीं होगा, वो रास्ते में धक्के लगाएगा, परेशान होएगा। कुछ का ये भी कहना है कि रास्ते तो बंद कर दिए गए हैं, लेकिन लोग पैदल जहाँ चाहे वहाँ जा रहे हैं। ऐसे में इंतजामों पर ही सवाल उठ रहे हैं। शॉप हमारी अच्छा, अब शॉप जाने के लिए कोई रास्ते नहीं सर। कहाँ से निकलूँ? किधर सारी गलियाँ बंद पड़ी हुई हैं। अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही सर। और शॉप भी खोलनी है, कहीं जगह नहीं जहाँ से निकलूँ। लोगों की परेशानी के बीच प्रशासन के अपने तर्क। जोन को डिक्लेयर करके 3-4 दिन का समय दिया गया था और डिक्लेरेशन के बाद उसका समय देने का औचित्य भी ये था कि जिन व्यक्तियों को अगर किसी इमरजेंसी इस तरह की ड्यूटीज पे जाना है या किसी इस तरह के कार्य हैं उनको वो कर ले, क्योंकि कंटेनमेंट को तो हमें स्ट्रिक्टली एनफोर्स करना पड़ेगा। और अगर ज़िले से हमें कोरोना को ठीक से फाइट करना है या जल्दी निकालना है तो इस तरह के कुछ जो सख्त कदम है कुछ ही रीजन्स में जहां पर जायज है वहां पर उठाने पड़ेंगे। प्रशासनिक अधिकारी शायद ये भूल गए हैं कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लोगों का सहयोग जरूरी है। उनकी परेशानी को नजरअंदाज किए बगैर भी कोरोना के खिलाफ जंग जीती जा सकती है। धर्मेश शर्मा, न्यूज़ 18, गुरुग्राम। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, 26वें दिन भी पीटीआई टीचर्स का प्रदर्शन हरियाणा में जारी है। सोनीपत में नौकरी से निकाले गए इन पीटीआई टीचर्स ने थाली बजाते हुए शहर भर में रोष मार्च निकाला। टेस्ट के लिए जो रोल नंबर इनको दिए गए थे उनकी कॉपी भी जलाई। पानीपत में भी बर्खास्त किए गए इन पीटीआई टीचर्स ने अर्धनग्न होकर जमकर प्रदर्शन किया। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सांसद संजय भाटिया ने हालांकि इन्हें सीएम से बातचीत का आश्वासन दिया है, लेकिन फिर भी ये पीटीआई आश्वस्त नजर नहीं आए। इन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि इनकी मांग की अनदेखी की जा रही है। हमारी बिल्कुल भी नहीं सुन रही है, इसलिए हम जनहित में जा रहे हैं। और शहर में है ना, यहाँ से लेके बस अड्डा गीता भवन पे जाके हम अपनी ये जो इन्होंने जो डेट निकाल ली है परीक्षा की, उसकी प्रतियां हम चढ़ाएंगे और अपना रोष प्रकट करेंगे। हमारे साथ बहुत अन्याय कर रही है ये सरकार और हमारी सुन नहीं रही है। ये जब तक रहेगा जब तक हम बाल नहीं हो जाएंगे। मालिक पीटीआई हम आज जो हमारी ये एक पंपलेट हमने जो छपवाया है, आज हम पूरे शहर में एक जागरूकता रैली निकालकर सभी लोगों को जागरूक करेंगे कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। और ये पंपलेट हम सब दुकानों पे बांटेंगे और अपना रोष प्रकट करेंगे। उसके बाद हमारा जो ये हमारी जो रोल नंबर की डेट डाली गई है, पेपर की डेट डाली गई है, ये पेपर की प्रतियां हम गीता भवन चौक के ऊपर या इन सभी प्रतियों को हम चढ़ाएंगे कि हम पेपर नहीं देंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। गैंगस्टर विकास दुबे को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। कानपुर में 8 पुलिस कर्मचारियों की हत्या के बाद से फरार चल रहे 5 लाख के इनामी गैंगस्टर विकास दुबे को आज सुबह एनकाउंटर में पुलिस ने मार गिराया। यूपी एसटीएफ की टीम विकास दुबे को जब मध्य प्रदेश से कानपुर लेकर आ रही थी, तभी जिस गाड़ी में विकास दुबे बैठा था उसका एक्सीडेंट हो गया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक हादसे का फायदा उठाकर विकास दुबे ने भागने की कोशिश की और इसी दौरान वो एनकाउंटर में मारा गया। कानपुर के एसएसपी दिनेश कुमार प्रभु ने
जानकारी दी कि एसटीएफ की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। इस दौरान विकास दुबे ने कार में सवार पुलिसकर्मी की पिस्टल छीनकर फायरिंग करते हुए वहां से भागने की कोशिश की। इसी बीच एसटीएफ की दूसरी गाड़ियां वहां पहुंच गई और पुलिस की जवाबी फायरिंग में विकास दुबे को गोली लगी। अस्पताल में डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। 3-4 लोग घायल हैं इसमें। कैसे पलटी है गाड़ी? घायल लोग कहाँ हैं? घायल कहाँ हैं? सब हॉस्पिटल गए। अपनी गाड़ी से लेके भेजे। अपनी गाड़ी से लेके भेजे। क्या विकास दुबे भी घायल हुआ है? क्या गाड़ी में था जो गाड़ी पलटी है? आखिर घटना क्या है? क्या घटना हुई है? सब क्या बताइए। सूचना प्राप्त हुई है कि जो विकास दुबे आ रहा था उसमें एसटीएफ की गाड़ी पलट गई और पलटने के बाद से उसके बाद से उसने पुलिस की वेपन छीनने की कोशिश की, भागा। उस दौरान पुलिस ने भी रिटेलिएटरी फायर किया है और उसमें घायल हुआ, जो बाद में हॉस्पिटल में ले जाया गया और वहाँ उसको डेड घोषित किया गया है। इसके बारे में ऑफिशियल वर्जन जब आएगा तो मुख्यालय के द्वारा रिलीज किया जाएगा। कानपुर वाला विकास कानपुर में खल्लास हो गया। एनकाउंटर में पुलिस ने इस गैंगस्टर को ढेर कर दिया, लेकिन सवाल है कि 8 पुलिस वाले के हत्यारे की मौत पर सियासत क्यों हो रही है। कानपुर वाला विकास कानपुर में खल्लास, ये आखिरी तड़प है जिसने पूरी जिंदगी किसी दूसरे की जिंदगी की कीमत नहीं समझी। अस्पताल पहुंचकर भी उसकी जिंदगी बचाई नहीं जा सकी। गैंगस्टर विकास दुबे का खेल खत्म हो गया। गैंग का जो मुखिया था, कुख्यात जो अपना जाते हैं, मतलब जो इसका गैंग लीडर था, आज हमारी पूरी टीम ने, एसटीएफ ने, कानपुर नगर की पुलिस ने इसको आज मुठभेड़ में मार गिराया। जोरदार बारिश की वजह से जब पूरा कानपुर गीला हुआ पड़ा था, उसी दौरान विकास की विनाश लीला का पट्टाक्षेप हो रहा था। गैंगस्टर विकास दुबे का खात्मा हो गया। इस वक्त मैं कानपुर के उसी स्थान पर खड़ा हूं जहां से एसटीएफ की टीम इसे उज्जैन से लेके कानपुर ला रही थी और आज इसे पेश होना था, तो कहीं ना कहीं गाड़ी पलटी है। आप देख सकते हैं कि कितनी भयंकर एक्सीडेंट हुआ होगा और कई जवान जो अपनी जान पर खेल के उसको इतनी दूर से लेके यहाँ तक आए थे, गाड़ी कैसे पलटी होगी और इसी रास्ते से भागने की पैसेज बताया जा रहा है कि चोट के बाद भी इसी रास्ते से भागने की कोशिश की है। पुलिस का असला छीन के, यानी कहीं ना कहीं फिर दुस्साहस दिखाने की कोशिश की, जिसका परिणाम हुआ कि वो एनकाउंटर में मारा गया। सबसे पहले न्यूज 18 ने ये बात को बताया था कि गाड़ी पलटी 7:15 के आसपास का ये पूरा वाकया है। गुरुवार को मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल मंदिर के पास विकास को गिरफ्तार किया गया था। शाम को उसे कोर्ट में पेश किया गया और उसके बाद एमपी की पुलिस ने विकास को यूपी एसटीएफ की टीम को सौंप दिया। पुलिस विकास को लेकर कानपुर लौट रही थी। पुलिस की टीम कानपुर पहुंच भी चुकी थी, लेकिन मंजिल तक पहुंचने से पहले ही एक हादसा हो गया। विकास दुबे को ला रही एसटीएफ की गाड़ी पलट गई। गाड़ी पलटने के बाद भागने लगा विकास दुबे। पुलिस के पिस्टल छीनकर की फायरिंग। पुलिस इनकाउंटर में विकास दुबे की मौत। इस इनकाउंटर में 4 पुलिसकर्मी भी घायल हुए। कानपुर के एसपी अनिल कुमार ने इनकाउंटर की पुष्टि की। अभियुक्त को जब लाया जा रहा था तो रास्ते में गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी पलट गई और उसी में उसने जो पुलिसकर्मी घायल हुए थे उनका पिस्टल छीन के भागने की कोशिश की और उसके बाद पुलिस पार्टी ने उसको चारों तरफ से घेर के कॉम्बिंग करके उसको आत्मसमर्पण कराने की कोशिश की, जिसमें उसने जवाबी फायरिंग किया और आत्मरक्षा में पुलिस ने जो गोलियां चलाई उसमें वो घायल हुआ है। अब सवाल है कि कानपुर वाले विकास के गैंग के बाकी गुर्गों का क्या होगा, तो इसका जवाब भी आप सुन लीजिए। कि जो भी जाते हैं, पिछले 5 लोग पहले ही मारे जा चुके हैं, आज गैंग लीडर मारा गया है। शेष जो लोग हैं हमारी टीमें जाते हैं, केवल कानपुर नगर की पुलिस नहीं, जैसा आपने देखा है पिछले 1 हफ्ते में हमीरपुर पुलिस, इटावा पुलिस, पूरे प्रदेश के हर जनपद के हर पुलिसकर्मी इस समय जाते हैं, इस गैंग पर लगा हुआ है। एक तरफ पुलिस उत्तर प्रदेश को गैंग और गुंडों से निजात दिलाने की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ कानपुर में हुए विकास इनकाउंटर पर सियासत तेज हो चुकी है। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने ट्वीट कर पुलिस और सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया।
दरअसल ये कार नहीं पलटी, राज खुलने से सरकार पलटने से बचाई गई है। विकास की मौत सियासत के लिए एक मुद्दा हो सकता है, लेकिन जिस लेवल का वो निर्मम हत्यारा था, उसकी मौत से वे लोग बेहद खुश हैं जिन्हें उसने शिकार बनाया था। आप लोगों ने मूवी में देखा होगा कि गोलियां चलती हैं, बम चलते हैं, लेकिन हम लोगों ने लाइव देखा, अपनी आंखों से रियल में देखा, बचपन से देखो और आज तक देख रहे हैं। इनका कहना है कि देश भले ही 1947 में आजाद हो गया था, लेकिन असली आजादी इनकी आज हुई है। आज ये ईद भी मनाएंगे, मिठाइयां भी बांटेंगे, जश्न भी मनाएंगे, सब कुछ करेंगे, क्योंकि ये आजाद हो गए हैं। इन्हें आतंक और दहशत के पर्याय से मुक्ति मिली है। सवाल इस सड़क हादसे पर भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन माना जा रहा है कि मीडिया की नजर से विकास दुबे को बचाने के लिए गाड़ी की रफ्तार काफी तेज थी और बारिश भी हो रही थी। बारिश और तेज रफ्तार के कारण ही गाड़ी पलट गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो गैंगस्टर विकास दुबे की सारी हेकड़ी निकल गई। कल तक जो विकास दुबे चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि वो कानपुर वाला विकास दुबे है, आज सुबह होते होते उसका काम तमाम हो गया। हम आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं, उज्जैन में गिरफ्तारी के वक्त की तस्वीर, पहली तस्वीर, और जब उसने ये कहा कि मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला, और फिर दूसरी तस्वीर जब यूपी पुलिस इसे कानपुर ला रही थी तो कानपुर के पास ही एनकाउंटर में विकास दुबे को ढेर कर दिया। मतलब विकास दुबे की सारी हेकड़ी निकाल दी। अरे यार अंदर ले लो यार, शर्मा जी में मरवाओगे। मैं विकास दुबे कानपुर वाला हूँ, इन्होंने पकड़ लिया। मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। अरे हवाई नहीं। अरे यार अंदर ले लो यार, शर्मा जी में मरवाओगे। मैं विकास दुबे कानपुर वाला हूँ। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हिमाचल बीजेपी के नए अध्यक्ष का ऐलान तो अभी नहीं हुआ है, लेकिन सोशल मीडिया पर राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी को बधाइयां मिल रही हैं। तो क्या इंदु गोस्वामी के हाथों होगी हिमाचल बीजेपी की कमान? देखिए ये रिपोर्ट। हिमाचल बीजेपी का नया अध्यक्ष कौन होगा, इस पर अभी सस्पेंस है। लेकिन सोशल मीडिया पर राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी को बधाइयां मिल रही हैं। और तमाम चर्चाओं के बीच जब इंदु गोस्वामी सीएम जयराम ठाकुर से मिलने पहुंची तो इस मुलाकात के सियासी मायने लगाए जा रहे हैं और इतना साफ हो गया है। हालांकि खुद इंदु गोस्वामी ऐसा नहीं मानते। सोशल मीडिया में आपको जो है बीजेपी का अध्यक्ष बना दिया है, हालांकि इसके आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। सोशल मीडिया में तो बहुत कुछ चलता रहता है, तो क्या उम्मीद करेंगे कि घोषणा हो जाएगी? इस विषय में मैं कुछ नहीं बोलूंगी, जो बोलेंगे वो पार्टी वाले बोलेंगे और जो भी निर्णय होगा पार्टी का होगा। मीडिया के सवालों से बेशक इंदु गोस्वामी ने किनारा कर लिया, लेकिन बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने तो उन्हें हिमाचल प्रदेश अध्यक्ष बनने की बधाई तक दे डाली। कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट कर कहा, बधाई एवं शुभकामनाएं। भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश की अध्यक्षा बनने पर राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी जी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। हालांकि इस ट्वीट के कुछ देर बाद ही उन्होंने एक और ट्वीट कर गलत जानकारी होने के लिए खेद भी जताया। हिमाचल प्रदेश में कथित पीपीई घोटाले की खबरों के बाद अध्यक्ष पद से डॉक्टर राजीव बिंदल ने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन हिमाचल बीजेपी का नया अध्यक्ष कौन होगा, इसकी तस्वीर अब धीरे धीरे साफ होने लगी है। प्रदीप ठाकुर, न्यूज़ 18, शिमला।